Hi everyone, I am Shivam Mishra. I secured All India Rank 1 in CA Final May 24 attempt. तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी एक CA जर्नी पे वीडियो बनाइए स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन लेवल टू द फाइनल लेवल, बिकॉज मेरी फाउंडेशन में भी AIR 50 आई थी एंड देन CA इंटरमीडिएट के अंदर AIR 20 आई थी एंड CA फाइनल के अंदर AIR 1 आई। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं क्लास 12 से। तो पहला प्लान तो ये था मेरा कि पहले SRCC से ग्रेजुएशन करेंगे BCom ऑनर्स एंड देन उसके बाद MBA कर लेंगे और लाइफ सेट है कि। और ऐसा भी था, सब कह रहे थे कि अच्छी परसेंटेज आएगी। खुद को भी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई 98% 97% ले आएंगे। बट हुआ ये एट दी एंड जब रिजल्ट आया क्लास 12 का तो मेरे आए 94.6%। तो अब उसमें अच्छा कॉलेज तो मिलने वाला नहीं था DU का कि कोई टॉप नॉच नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिले। तो फिर वहाँ से डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, अब CA करते हैं। तो ओरिजिनल प्लान तो था नहीं CA करने का, बट CA के अंदर आ गए। फिर ये भी था कि दूसरे कॉलेज करने का इतना बेनिफिट दिखा नहीं, तो ये सोचा कि चलो खाली CA पे ही ध्यान देते हैं। तो हुआ ये कि फिर जैसे रिज़ल्ट आया May 19 के अंदर, तो June 19 से क्या करा कि कोचिंग स्टार्ट कर दी CA फाउंडेशन की। तो मेरे 2 फ्रेंड्स और थे, तो हम 3 फ्रेंड्स ने स्टार्ट कर दी कोचिंग वहाँ पे CA फाउंडेशन की। तो उसमें तो ये था कि पहले आई वॉज अ कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट पर्सन, तो किसी से बात होती नहीं थी। तो कोचिंग के अंदर हम 3 ही दोस्त थे, 5-6 महीने कोचिंग चली और बस ऐसे ही था कि फाउंडेशन की कोचिंग किसी तरह ख़त्म हुई। और वहाँ पे भी क्या होता था, फाउंडेशन में भी क्या था कि टेस्ट होते रहते थे। तो जब टेस्ट होते थे तो ये होता था कि वहाँ पे भी मार्क्स की लिस्ट आती थी कि कौन सा बच्चे ने कितना स्कोर किया। तो हमेशा मार्क्स तो आते थे अच्छे, बट कभी भी लिस्ट के अंदर नहीं आ पाए कि हाँ टॉप 1 या 2 या 3 के अंदर आए। तो यही चलता रहा सारे टेस्ट में, लिस्ट के अंदर तो कभी नहीं आ पाए, बट अच्छे मार्क्स आते थे। ये था कि फाउंडेशन तो निकल ही जाएगा। और होता है क्या, जब आप CA के अंदर एंटर करते हो तो लोग आपको डराते भी बहुत हैं कि परसेंटेज कम आएगी, पास परसेंटेज कम है। तो उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को देखो कि आप कर सकते हो लाइफ में कुछ ना कुछ। तो हुआ ये कि फिर CA फाउंडेशन के 4-5 महीने कोचिंग चली। फिर CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिए मैंने नवंबर 19 के अंदर। तो नवंबर 19 के अंदर जब थे एग्ज़ाम्स, तो उसके अंदर एग्ज़ाम्स तो अच्छे गए थे, बट खाली एक मेरा लॉ का पेपर थोड़ा सा ख़राब गया था। बट ऐसा था कि चलो फाउंडेशन तो निकल जाएगा, और उसमें ऐसा कोई रैंक की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रैंक आएगी कि लानी है। तो जब जैसे ही हुआ कि उसके बाद क्या होता है, जैसे आप एग्ज़ाम्स दे देते हो फाउंडेशन के, तो इनिशियली होता है कि आपको बोथ ग्रुप्स ही देने हैं। मतलब अगर कोई भी अच्छा बच्चा है या कुछ भी है, तो वो यही ट्राई करता है कि बोथ ग्रुप देने, और वो इमीडिएटली कोचिंग स्टार्ट कर देता है। तो मैंने भी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर एक सब्जेक्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया था। नवंबर में एग्ज़ाम हुए, दिसंबर जनवरी के अंदर मेरा एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। फिर जैसे ही फेब में रिज़ल्ट आया तो फेब में रैंक तो आई 50। तो लगा कि हाँ यार बहुत बड़ी बात है, रैंक आई है कि पूरे इंडिया के अंदर 50th नंबर पे आए हैं। तो पहले तो ये लगा था, बट हुआ ये कि उसमें इतना फिर रिकॉग्निशन मिला नहीं। मतलब ये होता है कि आ गई होगी, क्या है 50 कोई बड़ी बात थोड़ी है, फाउंडेशन लेवल है। तो वहाँ पे ये हुआ। और जैसे ही फिर फिज़िकल कोचिंग स्टार्ट हुई CA इंटरमीडिएट की, जस्ट फेब के अंदर रिज़ल्ट आया और मार्च से कोविड लॉकडाउन हो गया। तो वहाँ पे जैसे ही कोविड लॉकडाउन हुआ तो उसके अंदर क्लासेस वगैरह करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सब कुछ अनसर्टेन था, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मेरा भी ऐसे ही था कि कुछ पता तो चला नहीं। देने तो बहुत ग्रुप्स थे नवंबर के अंदर, बट वहाँ पे क्या, मैं भी गेम्स खेल रहा हूँ, वीडियोस देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। उसी में मेरा पूरा टाइम चला गया। अराउंड मेरा मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया। तो वो 3 महीने का फेज़ था, वो ऐसे ही चला गया पूरा यहाँ वहाँ की चीज़ों के अंदर। फिर जून में लगा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, वरना बहुत ग्रुप्स नहीं कर पाएंगे। बट फिर मैंने ग्रुप 2 की भी कोचिंग स्टार्ट कर दी, ग्रुप 1 की भी साथ में चल रही है। वो इतना मिसमैनेज हो गया कि चीज़ें हो ही नहीं पाई फिर नवंबर एग्ज़ाम्स के लिए। तो नवंबर के एग्ज़ाम से पहले ऐसा था कि चलो अब एक ग्रुप दे पाएंगे, वो भी एक ग्रुप की भी शॉर्टी नहीं थी कि अच्छे से दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया कि यार चलो बहुत ग्रुप क्या अगले अटैम्प्ट में दे दें, डेफर कर दें या नहीं। कईयों ने बोला कि कर देना चाहिए, कईयों ने बोला नहीं करना चाहिए, एक एक करके दे दो कोई बात नहीं। बट मेरा ये था चलो बहुत ही देंगे और रैंक का टारगेट करेंगे। तो वहाँ पे फिर मैंने डिसीज़न लिया किसी तरह कि चलो यार रैंक का टारगेट करते हैं, और मे जो अटैम्प्ट होगा उसके अंदर रैंक लेके आएंगे बढ़िया सी। तो वहाँ से वो डिसाइड हुआ। फिर क्या हुआ कि तैयारी तो अच्छी चल रही थी वहाँ पे भी, बट जैसे ही एग्ज़ाम्स आने हुए, मेरे 2 सब्जेक्ट पेंडिंग थे, एक ऑडिट और EIS। तो वो चीज़, तो जब एग्ज़ाम्स थे मेरे, अब उसके अंदर भी कोविड की सेकेंड वेव आ गई। फिर एग्ज़ाम्स रीस्केड्यूल हो गए। मे वाला अनसर्टेन वो क्या है, क्या था कि आपको 25 डेज़ पहले बताएंगे कि एग्ज़ाम्स कब हैं। तो वो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई थी। तो हुआ कि जैसे ही मे में सेकेंड वेव आई तो मुझे भी कोविड हो गया उसके अंदर अराउंड। तो मेरा 1 महीना पूरा का पूरा कोविड में चला, क्योंकि सीवियर कोविड था। तो वो फेस काफ़ी डिफिकल्ट था, बट होता है, मतलब आता है उसका, तो आप क्या करोगे। तो ऐसा था कि वहाँ पे वो हुआ,
फिर जून के अंदर भी पोस्टपोनमेंट के लिए पिटिशन्स चल रही हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, उसमें भी थोड़ा माइंड लगा। बट ये था कि अब एग्ज़ाम्स तो देने ही हैं, अब क्योंकि एक अटैम्प्ट तो डेफर कर चुके थे नवंबर से, मैं अब दोबारा तो डेफर नहीं कर सकते कुछ। तो डिसाइड किया कि चलो एग्ज़ाम्स देते हैं, EIS ऑडिट कहीं ना कहीं से रिवीजन वीडियो से कर लेंगे, कुछ कर लेंगे किसी तरह तो हो ही जाएगा। तो फिर मैंने एग्ज़ाम्स अपीयर करे उस फेज़ के अंदर, बिल्कुल कोविड वाले। और जैसे ही उसका रिज़ल्ट आया तो उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 20 है। तो वहाँ पे बड़ी खुशी हुई कि यार चलो जो भी एफ़र्ट्स थे, जो मेहनत है वो काम आई है। और ऑल इंडिया रैंक 20 आई तो वहाँ पे रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि रैंकर अवार्ड भी थे, बाकी भी लिंक्डइन पे भी अच्छा खासा मेरे को रिकॉग्निशन मिला। तो वो हुआ कि जैसे अब इंटर के रिज़ल्ट आया, अब आपकी आई है ऑल इंडिया रैंक, अब आपको कहाँ जाना है, बिग 4 के अंदर। तो आपको करना पड़ेगा बिग 4 में अप्लाई। तो मेरे को चारों बिग 4 से कॉल तो आ गया था, बट वही होता है कि राउंड्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और आपको देना पड़ता है। तो मैंने भी 4 या 5 कंपनीज़ के अंदर ही दिया था और फर्स्ट ऑफर मेरे को KPMG से आ गया था। तो मैंने डिसाइड किया था चलो KPMG ज्वाइन करते हैं, क्योंकि डेलोइट का सेकेंड राउंड था। तो सेकेंड राउंड के लिए मैं वेट करता, उसका कोई मतलब नहीं था। तो मैंने KPMG का ऑफ़र एक्सेप्ट कर के KPMG ज्वाइन कर लिया कि चलो बिग 4 मिल गई, अब तो लाइफ सेट है और तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो बट बिग 4 के भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर आपको टीम या मैनेजर अच्छी नहीं मिला तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर आपको बिग 4 में आना है या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है तो आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो कॉर्पोरेट का कल्चर भी इतना अच्छा होता नहीं। अच्छे मैनेजर्स भी मिलते हैं, मेरे को भी मिले थे। उसके बाद मेरे जो भी टीम थी वो अच्छी टीम थी, काफ़ी सपोर्टिव टीम थी। या फाइनल की जर्नी स्टार्ट होती है आपकी सी आर्टिकलशिप की, तो आर्टिकलशिप के बाद तो आप इनिशियल फेज़ के अंदर काफ़ी एक्साइटेड रहते हो या जोश में रहते हो, तो वो तो सबका रहता है। तो मेरा भी वही था, मैंने भी स्टार्ट कर दी थी अपने क्लास तो स्टार्ट कर दी, बट पढ़ाई इतनी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि ऑफिस का भी काम रहता है और इनिशियल फेज़ में आपको भी लगता है कि कर लेंगे, 3 साल हैं। तो मेरा भी 1 डेढ़ साल पूरा ऐसे ही चला गया था। तो जैसे ही मैंने लास्ट ईयर जून के अंदर अब ये डिसाइड किया कि उससे पहले क्या स्टेटस था मेरा, एक सब्जेक्ट की मैंने 50% क्लास कर रखी थी, एक की मैंने 40% कर रखी थी। जैसे ही जून आया तो जून में ये हुआ था कि हमारा मई में लिस्टेड क्लाइंट खत्म हुआ। तो जून से आई डिसाइडेड कि अब तो करना ही पड़ेगा, वरना तो पास होना भी यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ थी। जैसे ही जून आया तो जून में ये डिसाइड करा नहीं अब तो करना है। तो ये था माइंड में। फिर वहाँ से जो जून से मैंने स्टार्ट किया पूरा 1 साल की जर्नी, तो उस 1 साल के अंदर ऐसा ही कोई दिन गया होगा कि जिसके अंदर मैंने पढ़ाई नहीं करी। चाहे क्लाइंट प्लेस से आ रहा हूँ मैं अगर 11 बजे, तो भी मैं रात में क्लास कर रहा हूँ। मेरे घर पे रिलेटिव आए हुए हैं तो भी मैं रात में 2 बजे क्लास कर रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे को तो करना ही है। मतलब आपको मना भी करना पड़ेगा कि रिलेटिव्स हैं, फैमिली फंक्शंस है, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 1 साल का ही पीरियड था फाइनल के लिए। और ये था कि पहले तो ये इंश्योर हो जाए कि एटलीस्ट पास तो हो रहे हैं, क्योंकि 2 बार जब रैंक होल्डर होते हो आप तो एक्सपेक्टेशन भी लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ भी आपको कंसिडर करनी पड़ती है हमेशा माइंड के अंदर। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मेरा तो रिज़ल्ट से पहले भी क्लाइंट का कॉल आया था कि हाँ भाई रिज़ल्ट कब आ रहा है, रैंक आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही जून में मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो मैं धीरे धीरे सब्जेक्ट करता गया और अक्टूबर तक मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर ली थी। मेरे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लासेज रह रही थी और मुझे अराउंड 7 या 8 नवंबर से लीव्स मिल गई थी। बट एक्चुअल जो मैंने स्टडी स्टार्ट करी थी वो 15 नवंबर से करी थी। तो मेरा ये था कि पहले एक सब्जेक्ट की क्लास है तो नवंबर के अंदर फिर मैं 4 लेक्चर 5 लेक्चर करके क्लास कर लेता था। और नवंबर में मैंने क्लास ख़त्म कर ली और दिसंबर से मैंने प्रॉपर सेल्फ स्टडी करी है। और जैसा कि मैं आपने देखा भी होगा, मैंने लिंक्डइन पे भी शेयर किया हुआ, मेरा एक एक्सेल ट्रैकर बना हुआ है प्रॉपर, कि उस दिन में मैं क्या करूँगा, कैसे कैसे चीज़ें होंगी। मतलब सुबह भी मैं देखता था उसको, रात भी देखता था उसको। उसमें मैंने लिख रखा था कि मेरी रिविज़न्स कितनी टारगेट होंगी, कब कब मुझे रिवीजन अपनी कंप्लीट करनी है, कौन से सब्जेक्ट में मुझे कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। तो वो एक्सेल मैंने वैसे तो लिंक्डइन पे शेयर करी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वो शेयर कर दूंगा एक बार, कि किसी को और एक डिटेल्ड वीडियो सेपरेट बना दूंगा कि अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैंने मॉक टेस्ट भी ले लिए। फिर मैंने कहा कि मॉक एक रिवीजन के बाद सेकंड रिवीजन से मॉक टेस्ट दे देते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट सीरीज ली तो मॉक टेस्ट में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, 80 90s में भी गए। इवन ऑडिट के अंदर भी आई स्कोर्ड 83 मार्क्स। तो वो चीज़ है, अब वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाती है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि चलो सेकंड रिवीजन में मॉक देते हैं। तो सेकंड रिवीजन में भी हर रिवीजन के बाद मैं मॉक लेता था। फिर थर्ड रिवीजन के बाद भी मैंने मॉक्स लिखे हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी मेरी एक में रैंक 1 आई हुई थी और एक में रैंक 2 आई हुई थी। तो ये कॉन्फिडेंस था कि चलो पास हो जाएंगे, पास की तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो ये चीज़ थी। फाइनल मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया था, मेरी सारी रिविजन्स हो गई थी, अराउंड 4 तो मेरी प्रॉपर रिवीजन थी। इवन ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज, क्योंकि हमारा लोकसभा इलेक्शन वाला पीरियड था, तो कई एग्ज़ाम्स के अंदर
2-2 या 3-3 दिन की भी छुट्टी थी। तो मैंने सारे सब्जेक्ट की इवन ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज़ 2 से 3 रिवीज़न कर ली थी। अभी मेरा मटेरियल है या सिलेबस है उसको मैंने इतना कंडेंस कर लिया था कि मैं फाइनल के अंदर वो पेपर में जाऊँ जब, तो उससे पहले मैं पूरा रिवाइज़ कर पाऊँ और मैं सारा 100% रिवाइज़ कर पा रहा था। तो वो आपको कंसिडर करना। और मेरा जो इवन ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज़ थे, वो भी मैंने एक-एक दिन प्लान कर रखा था, एक-एक घंटे प्लान कर रखे थे कि मुझे क्या करना है। क्योंकि माइंड में ज़रा सी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ करनी है और क्या कैसे करनी है। क्योंकि मेरे भी साथ वाले जो पीयर्स थे जिनको अगर थोड़ी सी भी मिसमैनेजमेंट या मिस प्लानिंग करी है जिन्होंने, तो काफ़ी इशू आया। तो आपको स्टार्टिंग से प्लान करना है। और मैं आप बताऊँ, अगर लोगों को लगता होगा कि मेरे को पहले से लगता होगा कि रैंक आएगी आएगी, तो ऐसा था कि पहले इनिशियली मैंने बताया जून से पहले तो मेरा कुछ हुआ नहीं था। तो जून में तो ये था कि पास भी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे वो बड़ी बात है। फिर भी यही गोल था स्टार्टिंग तक की, स्टडी लीव तक की, पहले क्लासेस पूरी हो जाएँ और पास होने लायक हो जाएँ। पर जैसे ही मॉक टेस्ट में अपीयर किया तो वहाँ पे जब मार्क्स अच्छे आने लगे, तो ये टारगेट था कि चलो अच्छी रैंक आ जाएगी, 20 से कम आनी चाहिए, पहला ये टारगेट था। फिर जब अच्छे मार्क्स आए तो ये लगा कि नहीं, टॉप 10 के अंदर आ सकते हैं। और फिर जब और अच्छे आने लगे कि अगर मेरे, क्योंकि अराउंड 470-80 मार्क्स बन रहे थे, तो 80% में अराउंड आप टॉप 3 के अंदर आ जाते हो। तो मेरा ये टारगेट था कि टॉप 2 में या सेकंड रैंक आ जाएगी। सेकंड रैंक का भी इसलिए था क्योंकि नवंबर के काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट डेफर किया हुआ था जिनकी रैंक आई हुई थी या ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड थे रैंक के लिए, जिनकी अच्छी रिवीजन थी। तो मुझे ये था कि कोई मेरे से भी अच्छा हो सकता है जिसने ज़्यादा अच्छी तैयारी की हो। तो इस वजह से मेरे को था कि चलो ऑल इंडिया रैंक 2 का मैनिफेस्ट करते हैं। वो भी मैंने पोस्ट शेयर किया हुआ है कि कैसे मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है, डेली उसको भी मैं देखता था मोटिवेशन के लिए। तो वो चीज़ आपको काफ़ी मोटिवेट करती है। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए उसके बाद, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत अब घूमते हैं, क्योंकि जो 6 मंथ्स का पीरियड था तो उसके अंदर मैं कहीं घूमने नहीं गया था। इवन मेरी भी एक फैमिली फंक्शन था जिसमें 10 दिन का प्रोग्राम था, तो सारी फैमिली गई हुई थी, स्टिल मैं अकेले ही था। क्योंकि आप माइंड फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते ड्यूरिंग दिस ये फाइनल प्रिपरेशन, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के अगर अटैम्प्ट लग रहे हैं तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि कोर्स हमारा ऐसे डिज़ाइन है, एट द एंड पास तो 15-20% बच्चे ही होंगे, तो वो आप उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा था। उसके बाद ये था कि चलो अब घूमने जाते हैं, तो मैं 4-5 रिलीजियस प्लेसेस भी गया। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद जिस दिन रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट का एक्सपीरियंस तो मैं काफ़ी बार वैसे भी शेयर कर चुका हूँ। बट वही होता है कि आपको रात में भी मेरे को था कि चलो यार प्रेसिडेंट सर का कॉल आ सकता है। तो जब सुबह आया तो काफ़ी खुशी हुई। तो दिस वाज माय सीए फाइनल जर्नी एंड होप ये आपको पसंद आई होगी। एंड आगे मैं अभी स्ट्रेटजी वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो आएगी। एक एक सब्जेक्ट की मैं डिटेल बनाऊँगा ई विद माई सर्टिफाइड कॉपीज़। एंड वो लिंक्डइन पे भी मैं शेयर कर दूंगा या लिंक शेयर कर दूंगा, जो भी मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं उससे काफ़ी हेल्प होगी। एंड किसी को भी अगर कोई पर्सनल गाइडेंस है या कोई इशू आ रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो वो मुझसे या तो लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकता है या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकता है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो थैंक यू एवरीवन।